हिमालय की नदियां खत्म हो चुकी है। आइए आज से हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा या बहुत स्रोतों से या बहुत अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार से पढ़ा हो। आइए एक बार उस पर फिर से रिविजन कर लेते हैं। इस मानचित्र के अंतर्गत कुछ प्रमुख नदियों को दिखाया गया और उनकी सहायक नदियों को दिखाया गया। क्योंकि सभी सहायक नदियों को एक साथ दिखाना संभव नहीं था, क्योंकि एक बड़ी नदी की बहुत छोटी छोटी सहायक नदियां होती है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किए हैं। हालांकि जो भी फैक्ट चीजें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सब का विशेष रूप से अध्ययन कराया जाएगा। तो यहाँ पर ये नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, इनके बारे में हमको अध्ययन करना है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में जानने से पहले हमें इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो है वह प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की विशेषताओं के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में जानने के लिए या दक्षिण भारत की जो भी नदियां हैं उन सभी नदियों के बारे में जानने का एक अच्छा स्रोत है कि हम हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करें, कंपेरिजन करें, तुलना करें। जैसे हिमालय की जो नदियां हैं वे नवीन है, अर्थात नई है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वह प्राचीन है। हिमालय एक नया पर्वत है, प्रायद्वीपीय पठार जो है वह अत्यधिक प्राचीन है। हिमालय की नदियां जो है वह अभी युवा अवस्था में है। हिमालय की नदियां अभी युवा अवस्था में, युवा अवस्था कहने का मतलब है कि यह अभी तक अपनी घाटी को चौड़ा नहीं की है और आधार तल को प्राप्त नहीं की है। घाटी को चौड़ा नहीं की है और आधार तल को प्राप्त नहीं की है। अच्छा, यह समझने वाली बात है कि नदियों का आधार तल क्या होता है? समुद्र तल। समुद्र तल के बाद नदियां जो है वह अपनी घाटी को अधिक गहरा तक नहीं कर सकती है। तो हिमालय की नदियों का अभी बहुत काम है, अर्थात चौड़ा करना, घाटी को चौड़ा करना और आधार तल को प्राप्ति करना। इसलिए हिमालय की नदियां अभी युवा अवस्था में। कोई भी नदी जो है वह तीन अवस्थाओं से गुजरती है, जिसमें पहला है युवा अवस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा वृद्धावस्था। युवा अवस्था, कोई भी नदी अपने जीवन काल में तीन अवस्थाओं से गुजरती है। युवा अवस्था में नदी जो है वह घाटी को चौड़ा करती है और आधार तल को प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती है अत्यधिक ऊंचे वाले क्षेत्र से निकलती है और उसका कटाव कर रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह अभी युवा अवस्था में, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है वह लंबे समय से, प्राचीन समय से प्रायद्वीपीय पठार को या अपने घाटी को कटाव कर दी और उसका गहरा भी और समुद्र तल को प्राप्त कर दिया है। इसके फलस्वरूप हम कह सकते हैं यह नदियां जो है वह वृद्धावस्था में को प्राप्त कर चुकी है। यह नदियां वृद्धावस्था में, अर्थात इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां लंबे समय से अपने घाटी को गहरा और चौड़ा करके समुद्र तल को प्राप्त कर चुकी है। इसके बाद यह नदी या प्रायद्वीपीय पठार की नदियां समुद्र तल के प्राप्त करने के बाद अधिक गहरा नहीं कर सकती है, यह वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी है। हिमालय की नदियां जो है उनका जल स्रोत जो है वह दो क्षेत्रों से, हिमालय की नदियों को जल की प्राप्ति दो स्रोतों से होता है। पहला ग्लेशियर से और दूसरा का वर्षा से या वर्षा जल से। ग्लेशियर से और वर्षा जल से, ग्लेशियर और वर्षा जल से। हिमालय की जो भी नदियां हैं उन्हें जल की प्राप्ति या तो ग्लेशियर से होता है, बर्फ के पिघलने से होता है, या वर्षा जल से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि धरातल के सबसे नीचे वाली परत क्षोभ मंडल कहलाती है और क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 8 से 18 किलोमीटर के समथिंग है। क्षोभ मंडल की एक विशेषता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। धरातल पर सबसे अधिक गर्म
और जब सबसे ऊपर वाला भाग पर जाएंगे तो हो सकता है इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर घटना प्रारंभ हो जाता है। 4400 मीटर को हिमरेखा माना गया है। 4400 मीटर के बाद जो भी चोटियां हैं उस पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, अर्थात अत्यधिक सबसे टेम्परेचर कम हो जाने के कारण इस वाले क्षेत्र में बर्फ पाए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हिमालय की अधिकांश चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, नमचा बरवाड़ा, नंगा पर्वत, मंसालू, धौलागिरी, नंदा देवी, ये सब जितनी भी है इनकी ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर है। इनकी ऊंचाई जो है वह 6000 मीटर से ऊपर है। तो निश्चित है कि इसके ऊपर वाले भाग में ग्लेशियर पाए जाएंगे, इसके ऊपर वाले भाग में ग्लेशियर पाए जाएंगे और यही ग्लेशियर का पिघलने से जो जल की प्राप्ति होता है वही हिमालय की नदियों को प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय की नदियों की जल की प्राप्ति वर्षा से और दूसरा का ग्लेशियर से, अर्थात बर्फ के पिघलने से। परंतु प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 800 मीटर है और यह जो है हिमरेखा से काफी अर्थात 4400 मीटर से काफी नीचा है, काफी नीचा है। इसलिए इस वाले क्षेत्र में ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं। ग्लेशियर नहीं पाए जाएंगे तो जल का स्रोत अर्थात इन्हें वर्षा के माध्यम से पानी प्राप्त होगा या जल प्राप्त होगा। इसीलिए हिमालय की जो नदियां हैं वे सदा निरा है, सालों भर बहती है, जल की कमी कभी नहीं होती है। इसीलिए देखा जाता है कि मार्च अप्रैल के महीना जब गर्मी के समय होता है तो उस समय हम लोग देखते हैं कि हिमालय की जितनी भी नदियां जैसे गंगा, यमुना, इन सभी नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने लगता है। हालांकि गर्मियों के दिन में पानी का मात्रा धीरे धीरे घटना चाहिए, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ने लगती है। कारण क्या है? कारण यही है कि जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है तो मार्च अप्रैल मई में जाते जाते तक धीरे धीरे उत्तरी भारत जो है वह तप्त होने लगता है, गर्म होने लगता है, फलस्वरूप बर्फ पिघलने लगते हैं और नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। परंतु प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वे मौसमी नदियां हैं, अर्थात वर्षा के बाद ये नदी जो है सूख जाती है या इनका जलस्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। हिमालय की नदियां जो है लंबी है, हिमालय की नदियां अधिक लंबी है। जैसा कि हम देखते हैं कि सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और तीन देशों में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 देशों में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। भारत में प्रवाहित होने वाली गंगा नदी जो है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हिमालय की नदियां अधिक लंबी है। उसका उद्गम केंद्र से मुहाना के बीच की दूरी अधिक है, परंतु प्रायद्वीपीय पठार की नदियां की लंबाई कम है। एग्जाम्पल स्वरूप कह सकते हैं कि जैसे गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे बड़ी नदियां हैं जिसे गोदावरी नदी कहते हैं, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि उद्गम क्षेत्र से मुहाना के बीच की दूरी कम है। किसके अपेक्षा? हिमालय की अपेक्षा। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को जल गिराने के आधार पर या मुहाना बनाने के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदी, दूसरा बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी या पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत जो है वह प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के लिए जल विभाजक का काम करता है। पश्चिमी घाट पर्वत के से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, जबकि पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियां अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। इस प्रकार से यह जल विभाजक का काम करती है। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वह प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल जो है पूरब या दक्षिण पूरब की ओर है, पूरब या दक्षिण पूरब की ओर है। जैसे अधिकांश नदियां, जैसे प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, कुछ नदियां ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और कुछ बड़ी बड़ी जो नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, और कावेरी, यह प्रायद्वीपीय पठार का ढाल का अनुसरण करती है, सामान्य ढाल का अनुसरण करती है और पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है।
अपवाद नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय पठार की दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। मान लीजिए यह है ताप्ती नदी और यह है नर्मदा नदी। चूंकि इनका भ्रंश का ढाल जो है वह पश्चिम की ओर है, तो यह भ्रंश में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं और ढाल का अनुसरण करके और खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है वे डेल्टा का निर्माण करते हैं, वे डेल्टा का निर्माण करते हैं। और जो नदियां अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है वे ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का मुहाना जो है वो उथला हुआ होता है। इस वाले क्षेत्र में जैसे मान लीजिए ये नदी आई और यहाँ आकर के उथला हुआ, अर्थात प्रायद्वीप हिमालय की जितनी भी नदियां हैं या बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली जितनी भी नदियां हैं, यह सभी नदियां अपने साथ मलबा को लाती है और नीचे वाले क्षेत्र में बिछा देती है। यह भाग जो है यह उथला हुआ है। अवसादों को परत दर परत निक्षेपण के फलस्वरूप यह वाला भाग जो है पूर्णतः उथला हुआ है, धीरे धीरे ऊपर उठा हुआ भाग है। लेकिन इधर की जो नदियां हैं जो अरब सागर में जल गिराती है, यह नदियां जो है वह पश्चिमी घाट से निकलती है। अत्यधिक ऊंचे होने के कारण, तीव्र ढाल के कारण इनकी गति अत्यधिक तीव्र होती है और जब यह अचानक अरब सागर में प्रवेश करती है तो इनकी धारा इतनी तीव्र होती है कि पहले समुद्र के पानी को पीछे ढकेलती है और नदियां उसी में प्रवेश कर जाती है। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का जो मुहाना है वह गहरा होता है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं उनका मुहाना जो होता है उथला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। तो इस प्रकार से एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। खारा जल और मीठा जल, नदियों के द्वारा लाया गया मीठा जल और खारा जल इस वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो आज हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्रायद्वीप पठार की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, यह हो गया नॉर्थ, यह हो गया साउथ। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम: दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी। सबसे उत्तर में दामोदर नदी, सबसे उत्तर में दामोदर नदी, यह हुगली नदी है। और हुगली नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की नदी नहीं है बल्कि हिमालय से आने वाली नदी है। हिमालय से आने वाली जो गंगा नदी है वे पश्चिम बंगाल में जाकर के दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक दक्षिण की ओर चली जाती है जिसमें दामोदर नदी मिलती है। तो यह हिमालय की नदियां है। दामोदर नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है, छोटा नागपुर पठार पर स्थित लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है और भ्रंश घाटी में, हजारीबाग और रांची के भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए यह नदी दो राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए अपना जल प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में न गिरा करके हुगली नदी में गिराती है। अपना जल प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में न गिरा करके हुगली नदी में गिराती है। दामोदर नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बूढ़ा घाघ या लोधा वाटरफॉल दामोदर नदी पर स्थित है। इसके बाद है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, रांची के समीप नागड़ी, रांची के समीप नागड़ी से निकलती है और यह नदी तीन राज्यों में प्रवाहित होती है, एक झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। जैसे ही यह नदी स्वर्णरेखा नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल हुंड्रू वाटरफॉल का निर्माण करती है। हुंड्रू वाटरफॉल या जलप्रपात का निर्माण करती है। इस नदी पर मुख्य रूप से रांची और जमशेदपुर दो शहर स्थित है। जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर में स्वर्णरेखा खरकाई नदी के संगम पर स्थित है। उद्योग के द्वारा जितने भी अपशिष्ट या
मलबे हैं वे नदी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप स्वर्णरेखा नदी जो है वह प्रदूषित हो चुकी है और इस नदी में किसी प्रकार का कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। जैविक मरुस्थलीय नदी कहेंगे, जैविक मरुस्थलीय नदी कहेंगे। इसके बाद है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी जो है उड़ीसा के केओंझर पठार से निकलती है, उड़ीसा के केओंझर पठार से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है छोटानागपुर के पठार से निकलती है, ब्राह्मणी नदी छोटानागपुर के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि यह 1 2 3 4 नदियों में से 3 नदी, जिसमें स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, परंतु यह नदी उड़ीसा के केओंझर पठार से निकलती है, उड़ीसा के केओंझर पठार से निकलती है। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है, उसमें ऑप्शन रहेगा बैतरणी नदी। तो बैतरणी नदी कहां से निकलती है? उड़ीसा के केओंझर पठार से निकलती है। महानदी, महानदी जो है छत्तीसगढ़ में स्थित दांडकर्ण्य पठार, छत्तीसगढ़ में स्थित दांडकर्ण्य पठार से निकलती है। या इसे हम कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 3 श्रेणियों में विभक्त है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। मैकाल पर्वत जो है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा रेखा पर है और इसी मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, अमरकंटक है मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। तो अमरकंटक से नीचे वाले भाग में सिंहवा एक स्थान है, वहीं से महानदी निकलती है। महानदी दांडकर्ण्य पठार से निकलती है, दांडकर्ण्य छत्तीसगढ़ के दांडकर्ण्य पठार से निकलती है, सिंहवा पहाड़ी से निकलती है और यह छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अर्थात दांडकर्ण्य पठार से निकल करके छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के कटक नामक स्थान से अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। महानदी बेसिन अर्थात महानदी घाटी में अत्यधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण इसे चावल का कटोरा या धान का कटोरा भी कहा जाता है। महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। महानदी की कुछ सहायक नदियां जेल नदी, ईव नदी, जोक नदी, हंसदो नदी और शिवनाथ नदी। इसके बाद है गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा और दूसरा है दक्षिण गंगा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की गंगा कौन है और दक्षिण की गंगा कौन है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, जबकि दक्षिण की गंगा जो है वह गोदावरी नदी है। दक्षिण की गंगा जो है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं या दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है वह पश्चिमी घाट पर्वत महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत के नासिक जिला से निकलती है और 3 राज्यों में प्रवाहित होते हुए, कौन कौन से 3 राज्य हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो 3 राज्यों में प्रवाहित होते हुए आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के पास, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। हाँ, इसमें कुछ प्रमुख छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जिसमें मंजीरा, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती नदी, जिसमें दक्षिण की ओर गोदावरी नदी में अपना मुहाना बनाने वाली नदी। बाकी जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी सहायक नदियां हैं, वो उत्तर से आती है और गोदावरी नदी में अपना मुहाना बनाती है। एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण से
गोदावरी नदी में अपना मुहाना बनाती है मंजीरा नदी है। मंजीरा नदी है सबसे बड़ी नदी। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी वेनगंगा, सबसे बड़ी सहायक नदी वेनगंगा है। इंद्रावती नदी जो है वह पूर्वी घाट पर्वत से निकलती है, उड़ीसा में पूर्वी घाट से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी से मिल जाती है। एकमात्र इंद्रावती नदी जो है वह पूर्वी घाट से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गोदावरी नदी में अपना मुहाना बनाती है। अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी जो है वह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास अपना मुहाना बनाती है। गोदावरी नदी का डेल्टा और कृष्णा नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में आपस में मिल जाते हैं। उसके बीच में एक झील है, उस झील का नाम है कोलेरू झील। कोलेरू झील। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा है। सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा है। कृष्णा नदी में दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी कोयना, दूधगंगा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट से निकलती है 2 धाराओं के रूप में, एक तुंगा और दूसरा का भाद्रा। यह दोनों नदी तुंगभद्रा जलाशय में मिलती है, इसके बाद तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती है। तो दक्षिण से अपना मुहाना कृष्णा नदी में बनाने वाली नदी कोयना, दूधगंगा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। उसी प्रकार से कृष्णा नदी में उत्तर से अपना जल गिराने वाली नदी भीमा नदी, मूसी नदी। भीमा नदी और मूसी नदी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद है पेनार नदी। पेनार नदी जो है वह कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में प्रवाहित होती है और यह आंध्र प्रदेश के कोलार नामक स्थान से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कावेरी नदी। कावेरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत के कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से निकलती है और 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, एक कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए यह नदी अपना मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में बनाती है। हालांकि यह नदी जो है 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, लेकिन इन नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह 4 राज्यों का है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। अधिकतर कावेरी नदी का जल विवाद अत्यधिक देखने को मिलता है। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। कावेरी नदी सदा नीरा नदियां हैं, सालों भर इसमें पानी रहती है। जहां प्रायद्वीपीय पठार की सभी नदियां गर्मियों में या बरसात के बाद सूख जाती है, वहीं कावेरी नदी में पानी जो है वह जल जो है वह सालों भर रहती है। इसे जल जो है वह 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून से। 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। गर्मी के समय में जब मानसून का आगमन होता है तो अरब सागर की शाखा के फलस्वरूप इस क्षेत्र में खूब वर्षा होती है, जिसके कारण कावेरी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में, यह ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण अत्यधिक मात्रा में बाढ़ आता है, अर्थात इसमें पानी आ जाता है। दूसरा का शीतकाल में जब हवाएं उत्तरी पूर्वी मानसून का आगमन होता है तो
दक्षिणी भारत में मात्र एक राज्य है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर खूब वर्षा होता है, अर्थात उत्तरी पूर्वी मानसून से कावेरी नदी को जल प्राप्त होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से कावेरी नदी को जल प्राप्त होता है तथा दक्षिणी पश्चिमी दोनों मानसून से कावेरी नदी को जल प्राप्त होता है, इसलिए यह नदी जो है वह सदा नीरा नदी है। कावेरी के घाटी क्षेत्र में अत्यधिक चावल का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए दक्षिणी भारत के चावल का कटोरा, दक्षिणी भारत के चावल का कटोरा या धान का कटोरा कावेरी नदी बेसिन को कहा जाता है। इसके बाद है वैगै नदी। वैगै नदी जो है तमिलनाडु में एक वरुणनाथ हिल है और वरुणनाथ पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण भारत का प्रमुख शहर मदुरै, जैसे उत्तरी भारत में प्राचीन शहरों में से बनारस, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में मदुरै जो है वैगै नदी के तट पर है। कावेरी नदी के तट पर यह नहीं है, बल्कि मदुरै वैगै नदी के तट पर स्थित है। यह पंबन द्वीप के बाद अपना मुहाना जो है पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यह पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। पश्चिमी घाट का दक्षिण विस्तार कार्डमम हिल्स या कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं। कार्डमम के अगस्त मलाई चोटी से ताम्रपर्णी नदी निकलती है और यह नदी जो है वह दक्षिण और पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये हो गया रामेश्वरम सेतु, इधर पाक की खाड़ी और इधर मन्नार की खाड़ी। तो यह मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और यह वाला जो है वह पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है।